Hello students, in the continuation of our previous lecture federalism, today we will discuss how is federalism practiced in India. Okay? और आपको ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में भी आ सकता है और वो आपको इस सेंस में भी बन के आ सकता है, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया can be attributed to the nature of democratic politics in India. कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नेचर है वो फेडरलिज्म की रियल सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको एक्सप्लेन करो, ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सो इसका हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1947 में जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत सारी ओल्ड स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करके उनको सेम लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड स्टेट्स बनाने का सोचा। ठीक, तो उस टाइम पे नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेम लैंग्वेज बट विद ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिसिटी और ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड स्टेट्स का भी सोचा गया। लाइक वो स्टेट्स कौन सी थी जो ऐसे बनाएगी? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, ये स्टेट्स थी। बट जब अब ये जो सेम लैंग्वेज के ऊपर स्टेट बनाने का सोचा जिसमें कि सेम लैंग्वेज, कॉमन कल्चर और कॉमन एथनिसिटी के लोग रहें, तो वो क्यों सोचा गया था? ताकि कंट्री की यूनिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि इससे बनी रहेगी, है ना। और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो भी इजीली रन हो पाएगा। ठीक, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जो कि इसके अगेंस्ट थे। वो सेम लैंग्वेज के ऊपर बेसिस स्टेट्स बनाने के अगेंस्ट थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं हमारे कंट्री में डिसइंटीग्रेशन ना आ जाए। बट एक्सपीरियंस ने ये शो कर दिया कि सेम लैंग्वेज के ऊपर जो स्टेट्स बनी वो यूनिटी वाली स्टेट्स बनी। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने स्टेट्स को सेम लैंग्वेज के ऊपर बेसिस स्टेट्स में डिवाइड कर दिया कि जहाँ पे ऐसे मतलब स्टेट्स को लैंग्वेज के ऊपर डिवाइड कर दिया कि जिसमें सेम लैंग्वेज, कॉमन कल्चर और कॉमन रिलीजन वाले लोग जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की तरफ। ठीक, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? हमारा ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है इसके बारे में मैं आपको वैसे बता दूं कि ये तो अभी इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पॉइंट है। बट ये जो क्वेश्चन है आपको ये लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो उसके अंदर आपने ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि नो नेशनल लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, spread of Hindi with cautious approach and language policy of श्रीलंका। ठीक है, तो आप ऐसे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके 5 मार्क्स का अच्छी सी लेंथ वाला क्वेश्चन जो है वो बना सकते हो। चलो फिलहाल हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, लैंग्वेज पॉलिसी। हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे कि लैंग्वेज पॉलिसी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी नेशनल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करवाया। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ना, नो नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, किसी की भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज तो रिकॉग्नाइज नहीं करवाया था, बट हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने के लिए बोला गया। बट उस टाइम पे हिंदी बोलने वाले सिर्फ और सिर्फ 40% पीपल थे। तो इसीलिए जो बाकी लैंग्वेजेस बोलने वाले पीपल थे वो हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या है? हिंदी के अलावा बाकी जो 22 लैंग्वेजेस थी इंडिया में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज एन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करवाया। और उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के एग्जामिनेशन होंगे वो उन एग्जामिनेशंस में लोग इनमें से कोई भी लैंग्वेज को ऑप्ट करके एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, बट उस टाइम पे हिंदी को इम्पोज नहीं किया गया स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, और जो ऐसी स्टेट्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती थी वो ये मुद्दा उठाने लगी कि जो काम है स्टेट्स में वो उनकी ही ऑफिशियल लैंग्वेज में होने चाहिए, यानी कि वो कंसर्न्ड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो वहाँ पे यूज होती है जो लैंग्वेज, उसी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए उन स्टेट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज
स्प्रेड ऑफ हिंदी विद कॉशियस अप्रोच। अब स्प्रेड ऑफ हिंदी विद कॉशियस अप्रोच, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन आएगी? जैसे कि हमें पता है कि जो श्रीलंका कंट्री था, हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा था कि जो श्रीलंका कंट्री था उसने सिन्हाला को एज एन गवर्नमेंट, हम कहें कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उसने सिन्हाला लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज करवाया था। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में क्या हुआ कि जब 1965 में इंग्लिश को स्टॉप किया गया तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स जो हिंदी नहीं बोलती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती थी, वो इसके ऊपर डिसएग्री करने लगी, ठीक है। और खासकर तमिलनाडु में तो सिचुएशन वायलेंट हो गई इसके लिए, जो मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, ठीक। कौन सी मूवमेंट? जो कि हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज मानने को तैयार नहीं थे, वो चाहते थे कि इंग्लिश को भी रखा जाए। तो फिर उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने के लिए बोला। और यहाँ पे ऐसी स्टेट्स जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलती थी, जो हिंदी नहीं बोलती थी, उनके ऊपर हिंदी को इम्पोज नहीं किया गया कि आप हिंदी ही यूज करो, ऐसा उन स्टेट्स को नहीं बोला गया, ठीक है, इम्पोज नहीं किया गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करने को बोला गया। ओके, नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ श्रीलंका। अब लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ श्रीलंका क्या है इसमें पॉइंट? 1956 में श्रीलंका की जो लैंग्वेज पॉलिसी थी वो क्या थी कि वहां पे सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज बोली जाएगी और कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, ठीक है। जबकि इंडिया के केस में ऐसा नहीं था। इंडिया के केस में क्या था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को ही रिकॉग्नाइज करवाया एज एन ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। अब ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका ने फेडरलिज्म तो अडॉप्ट नहीं किया था ना, वो तो यूनिटरी सिस्टम को ही फॉलो करता था। बट इंडिया ने तो फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया था। तो फेडरल सिस्टम अगर अडॉप्ट किया था और इवन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नेचर भी है, तो वो किसी भी एक लैंग्वेज को फेवर नहीं कर सकता था इंडिया। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को देखते हुए कंट्री ने डिसाइड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही कमर्शियल या फिर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब ये सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है? हमारा कंट्री में क्या है कि इंडिया में सेंटर और स्टेट रिलेशंस को जो डे बाय डे इम्प्रूव होते गए, वो भी फेडरलिज्म की सक्सेस का रीजन बने या कारण बने, कॉज बने। क्यों? क्योंकि हम अगर हमारा हिस्ट्री देखें, थोड़ा बैक की तरफ जाएं, तो हमें पता चलेगा कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस जो थे वो पहले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। क्यों? जो गवर्नमेंट सेंटर में बनती थी वो स्टेट्स को बिना किसी रीजन के डिसमिस कर देती थी इन एन आर्बिट्रेरी मैनर्स। क्यों? क्योंकि सपोज अगर सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्टेट में बीजेपी है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि सेंटर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो उसकी राइवल गवर्नमेंट होगी ना, तो उसको बिना किसी रीजन के भी डिसमिस कर देती थी। तो उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस रखी गई कि अब ये जो अथॉरिटी है वो जुडिशरी को दे दी जाए, ताकि जुडिशरी इनके ऊपर चेक रखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिना किसी रीजन के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी। तो क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चेक रख रही थी जुडिशरी, इसीलिए ये पावर जुडिशरी को दे दी गई। और इसके साथ साथ जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को कैसे बेटर किया? उन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन को ऐसे बेटर किया कि अब सेंटर जो है बिना किसी रीजन के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकता था। क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट ने क्या रोल इसमें प्ले किया? कोलिशन, पहले हम मीनिंग समझ लें कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है कि जब वोट्स होती हैं लोकसभा के लिए लाइक, तो उस टाइम पे जब किसी को भी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स किसी पार्टी को नहीं मिलती, तो वो पार्टी बाकी रीजनल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ये जो बात चली थी कोलिशन गवर्नमेंट की, ये कल्चर चला था 1990 में, ठीक है। तो उस टाइम पे 1990 से ये कल्चर चला और 1999 में बीजेपी जो थी उसने
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, क्योंकि बीजेपी को उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले थे। तो उस टाइम पे ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी ये सक्सेसफुल रही। तो इस कोलिशन गवर्नमेंट बनने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि जो बाकी स्टेट्स थी, वो जो रीजनल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, उनके साथ मिलके बीजेपी ने ये गवर्नमेंट बनाई थी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी मतलब कोई भी स्टेट्स को बिना किसी रीजन के डिसमिस नहीं कर सकती थी, ना ही उनकी पार्ट्स को अंडरमाइन कर सकती थी। तो ये जो रिलेशंस बेटर हुए सेंट्रल और स्टेट के, इसने भी फेडरलिज्म को सक्सेस दिलवाई इंडिया में। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये जो टॉपिक था सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन कैसे इंप्रूव हुआ, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है। और हम सबसे अच्छी बात हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में 2 5 मार्क्स क्वेश्चन को समझ लिया। एक तो ये हो गया हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, और द सेकंड वन कि लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। और इसके साथ साथ हमने 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी एक डिस्कस किया, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और कैसे आई, उसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।